हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी और आज हम उसमें रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। हम पिछले क्लास में सेट थ्योरी के बारे में देखे, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम कुछ उसके फॉर्मूलाज में गए, जैसे कि ए यूनियन बी कैसे निकलता है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे। तो ये सारी चीजें हम पिछले क्लास में की। आज हम रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में हम सेट थ्योरी पहले बनाएंगे, फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे और ये सारी चीजों को प्रैक्टिकल वे में आज हम आगे लेकर जाएंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। क्या रूल्स होते हैं और किस तरीके से वो रूल्स को इंप्लीमेंट किया जाता है, आओ शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी विच आर अदरवाइज नोन एज द थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या क्या आता है? एक है एडिशन थ्योरम और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। रूल ऑफ समेशन, जिसको हम एडिशन थ्योरम बोलते हैं, मतलब प्लस करना, और रूल ऑफ मल्टीप्लाई, तो जिसको हम बोलेंगे मल्टीप्लाई करना। तो दो रूल पढ़ेंगे, एक प्लस वाला रूल और एक इनटू या फिर मल्टीप्लाई वाला रूल। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा एडिशन थ्योरम और रूल ऑफ समेशन। एडिशन थ्योरम और रूल ऑफ समेशन। समेशन का मतलब होता है प्लस करना। तो दो चीजों के प्रोबेबिलिटी को अगर प्लस करना है तो कैसे करोगे? ये वो नहीं है कि 1+1 2 हो गया डायरेक्टली, ऐसे नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी में ऐड करने का मतलब कुछ और होता है। आओ समझते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ two or more related event will be summed up to find out the probability of their joint occurrence। हम उनके joint occurrence का probability निकालेंगे। दो चीजों को प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब दो चीजों को एक साथ ले रहे हैं। एक साथ ले रहे हैं मतलब दोनों का joint probability हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। This theorem, this addition theorem or rule of summation is applied to the problem of compound event where the related event are dependent of each other। इसके अंदर दो केस है, एक दोनों इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरा द रिलेटेड इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो हमें दोनों केस देखना है, एक डिपेंडेंट इवेंट का केस देखना है और दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का केस देखना है। द रूल ऑफ समेशन अगेन कंप्राइजेस टू सब रूल्स। दो रूल है, रूल ऑफ प्योर एडिशन, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐड किया जाएगा, और दूसरा रूल ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जहाँ पर प्लस और माइनस दोनों किया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ प्लस किया जाएगा। तो हमें एडिशन थ्योरम के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी है। पहला तो जब दो इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और दूसरा दो इवेंट जब एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। उसके बाद समेशन में प्योर समेशन और समेशन में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, दोनों वाला रूल। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। बहुत इजी है, पढ़ने में ऐसा लग रहा है सर ये क्या लिखवा दिए, ये क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, प्योर एडिशन वाला रूल। ठीक है, प्योर एडिशन क्या बोलता है? प्योर एडिशन, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द रिलेटेड इवेंट्स, हम सारे रिलेटेड इवेंट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे? आर एडेड टुगेदर टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर जॉइंट ऑकरेंस। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब दोनों इवेंट एक दूसरे से रिलेटेड इवेंट्स है और हमें सभी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इंडिविजुअली एक एक का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। दिस रूल इज अप्लाइड ओनली वेयर ऑल रिलेटेड इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब सारा रिलेटेड इवेंट एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, उस केस में होगा। ऑफ ईच अदर, व्हेन वन टेक्स प्लेस द अदर कैन नॉट, एंड देयर इज नो इंटरसेक्शन, नो हैपनिंग ऑफ वन और हैपनिंग ऑफ अदर बिटवीन एनी टू और मोर रिलेटेड इवेंट। देखो, मैं तुम्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ाया था, याद नहीं आ रहा है तो बता देता हूं। दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे?
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में हम क्या रूल लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, तीनों को प्लस कर दो, जितना निकालना है सभी को इंडिविजुअली प्लस कर दो, क्योंकि किसी में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन ही नहीं है तो इंडिविजुअली अलग अलग टोटल होता जाएगा, अलग अलग ए अलग ऐड होगा, बी अलग होगा, सी अलग होगा, डी अलग होगा, ई अलग होगा। बात समझ रहे हो? हाँ, ओवरलैपिंग होता, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा होता, कॉमन पोर्शन आ रहा होता, तो हम ए और बी अगर दोनों को ऐड करते तो वो कॉमन वाला हिस्सा 2 बार ऐड हो जाता, तो उस केस में हमें वहां पर माइनस का रूल भी लेकर आना पड़ेगा। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो ये सिचुएशन है, ये ए है ये बी है, ये दोनों में ये पोर्शन कॉमन है, तो जब मैं ए को लिया तो पूरा सर्कल ले लिया, जब बी को लिया तो फिर से पूरा सर्कल ले लिया, तो ये जो कॉमन हिस्सा है ये तो 2 बार आ गया। तो जब ये कॉमन हिस्सा 2 बार आ गया तो मुझे एक बार ये कॉमन हिस्से को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना पड़ेगा। इसी को बोला गया है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल। खाली एडिशन है, प्योर एडिशन तो ये है, लेकिन अगर इवेंट म्यूचुअली इंक्लूसिव है, दोनों ओवरलैपिंग है, तो यहां पर हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों रूल को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखो दोनों रूल कैसे इंप्लीमेंट होगा, रूल ऑफ बोथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। कब अप्लाई होता है, जब दो चीज ओवरलैपिंग है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिलेटेड इवेंट ऑफ एक्सक्लूसिव नेचर आर एडेड एंड डेट ऑफ द इंक्लूसिव नेचर आर डिडक्टेड। जो इंक्लूसिव है मतलब जो कॉमन है, जो कॉमन है उसको डिडक्ट करेंगे टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर जॉइंट ऑपरेशन। दिस रूल इज अप्लाइड टू कंपाउंड इवेंट वेयर सम ऑफ द रिलेटेड इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सम अदर आर इंक्लूसिव। दे इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सर इसका डायग्राम, एक सर्कल दो सर्कल, ये बीच वाला हिस्सा जो है ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विच ईच अदर। फॉर एग्जांपल, टू वर्क्स ऑफ पर्सन से डूइंग पीएचडी एंड राइटिंग अ बुक मे कॉज 3 रिलेटेड इवेंट। जैसे हम हमारा एग्जांपल लेते हैं ना, हम बुक का एग्जांपल क्यों लेंगे, हम हमारा एग्जांपल लेंगे a इक्वल्स टू 135, क्या है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर। b इक्वल्स टू 3 और 6, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3। तो ये इस केस में अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम क्या होगा, ओवरलैपिंग आ जाएगा, 3 बीच में आएगा, 1 और 5 इधर आएगा, 6 इधर आएगा। ठीक है, तो 3 वाला हिस्सा 2 बार आ गया। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं, या हम दोनों को मिलाकर निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बोल रहा हूं, ए यूनियन बी, ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन यहां बात खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ए और बी अगर अलग अलग ऐड करूंगा तो ए पहली बार में पूरा ऐड हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी बार में अगेन पूरा ऐड हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ये 2 बार ऐड हो गया, तो इस पोर्शन को मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से काम होता है, ए और बी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी माइनस करेंगे। ए कब भी वही चीज है, ए कब भी बोलो या ए इंटरसेक्ट ए यूनियन भी बोलो, एक ही बात है। अच्छा, 3 ठो वाला केस, ए बी सी 3 है, अब 3 है, ध्यान देना। हाँ, ये क्या है, ये रेड पोर्शन क्या है, इसको एक बार में भी फिलअप करने का कुछ होता है क्या, जो मुझे नहीं आ रहा है ऐसा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, व्हाट इज दिस रेड पोर्शन। सर ये जो रेड पोर्शन है ये तीनों में कॉमन है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। वेरी गुड, तुम्हें इतना आता है, मुझे सुनकर अच्छा लगा। ये जो रेड पोर्शन है ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब
ये जो ग्रीन पोर्शन है सर, ये ग्रीन पोर्शन जो है वो ए और बी में कॉमन है। ये जो ग्रीन पोर्शन है ये सर ए और बी में कॉमन है। वेरी गुड। टाइम लगेगा कलर करके सर, आप तो कलर में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो सर। कोई बात नहीं, 2 मिनट टाइम वेस्ट हो जाने दो, एक ही तो क्लास का बात है ना, क्या फ़र्क पड़ जाएगा बताओ। लेकिन जो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा मेरे लिए, पता है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं, तुम बोलो दिन भर खड़े रहो सर, आप सुबह से रात तक, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे दिन भर एक पैर में खड़े होने से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो मैं एक पैर में खड़ा रहूंगा दिन भर। ये हो गया येलो, ग्रीन और रेड। पिंक। अब मुझे तुम बताना, तुम बताओगे, ठीक है। हो गया, कलर का काम खत्म। अब ध्यान देना, ए का मतलब क्या, पूरा सर्कल, ए वाला पूरा सर्कल। ए वाला पूरा सर्कल। बी का मतलब बी वाला पूरा सर्कल। सी का मतलब सी वाला पूरा सर्कल। अब ये कॉमन हिस्सा कितनी बार आया, जब मैं ए और बी को लिया, ठीक है। तो ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में कॉमन है, अच्छा ये दोनों को कर दें, अच्छा ये पोर्शन को मैं A1 लिख देता हूँ, B1 लिख देता हूँ, C1 लिख देता हूँ। जो कलर नहीं है, जो कलर नहीं है उसको A1 B1 C1 लिखा। टोटल तो A है, लेकिन इसके अंदर जो पोर्शन ये कलर शेड नहीं हुआ है उसको मैं A1 लिख देता हूँ, जो खाली पोर्शन है। B में B1 और C में C1, ठीक है। अब मुझे बताओ, A जब मैं लिया तो A का मतलब क्या क्या है, A1 प्लस ग्रीन पार्ट प्लस रेड पार्ट प्लस पिंक पार्ट, है ना। ए में क्या क्या आता है, ए वाले सर्कल में A1 आता है, ग्रीन हिस्सा आता है, रेड हिस्सा आता है और पिंक हिस्सा आता है। बी में क्या क्या आता है सर, बी में आता है B1 आता है प्लस ग्रीन हिस्सा आता है प्लस रेड हिस्सा आता है प्लस येलो हिस्सा आता है। और सी में क्या क्या आता है, सी में आता है सर C1 आता है, येलो आता है, रेड आता है और पिंक आता है। मैं बोलूं अगर मैं तीनों को टोटल करूं, ए बी और सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो A1 प्लस B1 प्लस C1, ये तो तीनों एक एक बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो तीनों एक एक बार आ रहा है। ग्रीन कितनी बार आया, ग्रीन एक बार सर, दो बार सर, और 2 बार। तो मैं लिख दूं ग्रीन कितनी बार आया, +2 ग्रीन। अच्छा रेड कितनी बार आया सर, रेड आया एक बार, 2 बार, 3 बार, +3 रेड। और उसके बाद येलो कितनी बार आया, येलो आया सर एक बार, 2 बार, +2 येलो। उसके बाद पिंक, पिंक कितनी बार आया, पिंक सर, पिंक भी आया एक बार और 2 बार, +2 पिंक, है ना। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, यस सर ये लिख सकते हैं आप। हम ये तीनों का, ये सारे फॉर्मूला को टोटल करके निकाले। अच्छा तो क्या ये सही है, ग्रीन को 2 बार लेना, पिंक को 2 बार लेना, येलो को 2 बार लेना, रेड को 3 बार लेना, सही नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक फॉर्मूला बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसमें से माइनस कर देंगे, क्या क्या माइनस करेंगे, जो हिस्सा डबल ट्रिपल है, ठीक है। डबल ट्रिपल कौन सा हिस्सा है, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अच्छा एक सेकंड, ठीक है। डबल ट्रिपल कौन सा हिस्सा है, तो डबल ट्रिपल जो है वो हमारा ये कलर वाला है, देखो ध्यान से यहां पर देखो। अच्छा जो जो डबल है, ग्रीन 2 बार है, ठीक है। तो मैं एक काम करूं, एक बार हटा दूं, एक बार ग्रीन को, लेकिन हटाऊंगा कैसे, तो सर आप एक काम कीजिए ना, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी माइनस किए मतलब एक बार ग्रीन और एक बार रेड दोनों माइनस हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक बार ग्रीन माइनस हो गया है, एक बार रेड माइनस हो गया है। ठीक है, उसके बाद येलो भी 2 बार था, तो मैं बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, येलो एक बार माइनस हो जाएगा लेकिन रेड भी एक बार माइनस हो जाएगा। सी और बी का निकाल रहे हैं ना, सी और बी में जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो रेड एक और बार माइनस हो गया। सर रेड 2 बार माइनस हो गया, येलो एक बार हुआ, ग्रीन एक बार हुआ अभी तक। उसके बाद मैं बोला फिर एक काम करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर दो, उससे पिंक एक बार माइनस हो जाएगा और रेड एक और बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो रेड 3 बार माइनस हो गया। जब मैं इंटरसेक्शन को माइनस करने गया, मैं तीनों को एक एक बार हटाने गया। कौन तीनों को, पिंक को, ग्रीन को और येलो को। तो एक एक बार जब हटाने गया तो तीनों के साथ रेड एक एक बार माइनस हो गया। तो रेड 3 बार माइनस हो गया तो रेड 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये तीनों 1 1 हो गया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन रेड 0 हो गया। तो एक काम करो, रेड को प्लस कर दो फिर से। रेड को कैसे प्लस करेंगे, रेड को प्लस करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि रेड पार्ट क्या है, तीनों में कॉमन है। देखो रेड और ग्रीन ए और बी में कॉमन है, रेड और येलो बी और सी में कॉमन है, रेड और पिंक ए और सी में कॉमन है, लेकिन रेड वाला हिस्सा जो है ये तीनों में कॉमन है। तो तीनों का कॉमन हिस्सा को क्या करेंगे, फिर से एक बार ऐड कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बहुत इजी है, तुम्हें लगेगा ये फॉर्मूला इतना बड़ा है, तुम जब डायग्राम बनाओगे ना तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन, इफ 2 कॉइन्स आर फ्लिप्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एटलीस्ट 1 हेड। मुझे बताओ अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो व्हाट आर द टोटल, टोटल क्या क्या आ सकता है। सर आइदर दोनों में हेड आ सकता है, एक में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में टेल दूसरे में हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है। क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है, क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? नहीं सर, इसके अलावा तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, टोटल ऑप्शन इतना ही है। 4 ऑप्शन टोटल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से निकालेंगे 2 ठो हेड आने का प्रोबेबिलिटी। 2 ठो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो ये 4 ऑप्शंस टोटल हैं, उसमें से 2 हेड वाले ऑप्शन कितने हैं, एक ही है। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। 4 में से एक ही ऑप्शन है, ऊपर 1 लिख दिया, टोटल 4 है। ये तो हो गया देसी तरीका। अब बात करता हूं मैं ये वाले केस में। ठीक है, इस केस में अब क्या होगा, अच्छा एक काम करो, मल्टीप्लाई वाला थ्योरी पढ़ लिए हैं क्या हम लोग? मल्टीप्लाई वाला नहीं पढ़े हैं, इस क्वेश्चन के बाद है। मल्टीप्लाई नहीं पढ़े हैं ना हम लोग, तभी हम इसके बाद ये क्वेश्चन है। हाँ मल्टीप्लाई आएगा आगे जाकर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन दे दिया ना इसीलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। इफ 2 कॉइन्स आर फ्लिप्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 टू हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 एंड सॉरी 1/4। तो ये तो देसी तरह, एटलीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना है। कम से कम एक हेड कब है, कहां पर है? अच्छा 2 हेड आएगा तो चलेगा क्या? हाँ सर चलेगा, क्योंकि कम से कम 1 बोला है, एक से ज्यादा होने से तो चलेगा ही ना। तो ये पॉसिबिलिटी क्या है, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, ये तीनों आने से चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/4। 4 में से 3 ऑप्शन में से कोई भी आने से चलेगा, तो आंसर हो जाएगा 3/4। क्लियर है, आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास इन इकोनॉमिक्स टेस्ट इज 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में पास होने का है 2/3, एंड दैट ही विल नॉट पास इन इंग्लिश टेस्ट इज 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश का डेक्स इक्वल्स टू
4/9 नॉट अच्छा नॉट इंग्लिश लिख लें, एक्स क्यों लिखें, इंग्लिश नॉट इंग्लिश लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इंग्लिश इक्वल्स टू कितना है 4/9। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग इन एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू टेस्ट इज 4/5, कम से कम दोनों में से किसी एक में पास होने का प्रोबेबिलिटी है 4/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन बोथ द टेस्ट, बोथ में पास होने का तुम्हें प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्या तुम कर सकते हो? तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है, तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दिया, नॉट इंग्लिश दिया हुआ है। दो इवेंट है, पहला इवेंट पासिंग इन इकोनॉमिक्स, दूसरा इवेंट पासिंग इन इंग्लिश। इकोनॉमिक्स में पास हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी दिया है 2/3, इंग्लिश में पास नहीं होगा का प्रोबेबिलिटी दिया है 4/9। तो होगा का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इंग्लिश में पास होगा का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सर होगा का प्रोबेबिलिटी तो इजी है बहुत, हम निकाल सकते हैं। हाँ तो बताओ क्या निकाल सकते हो? सर होगा का प्रोबेबिलिटी तो इसका ऑपोजिट होगा ना, 5/, और 1/5 हो जाएगा। 4/5 है ना, सॉरी 4/9 है, 4/9 है। तो ये मेरे हिसाब से 5/9 आ जाना चाहिए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन इंग्लिश, ये कितना होगा 1 - 4/9 इक्वल्स टू 5/9। टोटल तो 1 रहेगा ना, तो अगर नहीं पास होने का प्रोबेबिलिटी 4/9 है तो पास होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इसका ऑपोजिट 5/9, ठीक है। तो इंग्लिश में पास होने का प्रोबेबिलिटी 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी इकोनॉमिक्स में ये इको ई हो गया ना इसलिए कंफ्यूजन हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इको है 2/3, इंग्लिश हम निकाल लिए कितना 5/9। तुम्हें निकालना है दोनों में पास होने का प्रोबेबिलिटी। अगर एक में पास होने का, किसी एक में पास होने का प्रोबेबिलिटी 4/5 है तो हम पढ़े थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो तुम्हें ए यूनियन बी दिया है, दोनों में से कोई सा भी, तो एटलीस्ट वन ऑफ द टू, मतलब दोनों में से कोई सा भी। इसका प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है? 4/5 दिया हुआ है। 4/5 तुम्हें क्वेश्चन में दिया है वो। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब इकोनॉमिक्स में पास होने का प्रोबेबिलिटी 2/3 तुम निकाल लिए, इंग्लिश में पास होने का प्रोबेबिलिटी 5/9 तुम निकाल लिए। तुम्हें दोनों में पास होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। बस कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर देने से आंसर आ जाएगा। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको बचपन में जैसे मैथ्स करते थे ना वैसे सॉल्व करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, मैं करवा देता हूँ, 2/3 प्लस 5/9 माइनस 4/5। एलसीएम ले जाना, एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना। एलसीएम 45 आ जाएगा 15 से, तो ये आ गया 30 प्लस 5 से 25 माइनस 9 से, तो ये 9 हो रहा 36। कर लो माइनस, आंसर कितना आ जाएगा 14/45। ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 45। 36 नहीं है ना, ये 20 होगा, ये 5 या 20 होगा। 30 प्लस 20 माइनस 36, ये आ गया 14/45। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया हो तो सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, फिर से एक बार देख लो। हम पढ़े थे आज के क्लास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या तो दोनों में से कोई भी एक, ए हो या बी हो, दोनों में से कोई सा भी हो। यही तो दिया है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट, ए और बी में से कोई सा भी चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए एंड बी दोनों में पास होने का। किसी एक में पास होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ए का प्रोबेबिलिटी, बी का प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों का प्रोबेबिलिटी, इससे हमें एक का प्रोबेबिलिटी निकल जाता है। तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तुम्हें ये फाइंड आउट करना है एक्स लेकर। बात समझ में आया? तो वही हम लोग किए, आंसर कितना आया 14/45। 14/45 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट मल्टीप्लाई थ्योरम को पढ़ते हैं। मल्टीप्लाई थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। According to this rule, the probability of two or more related events are multiplied with each other
टू फाइंड आउट द नेट प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर जॉइंट ऑकरेंस, दोनों के होने का जॉइंट ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं। द रिलेटेड इवेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड द रिलेटेड इवेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर मतलब दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है। इन सच केसेस द नेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेवरल रिलेटेड इवेंट ए बी सी आर कैलकुलेटेड एट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, ए बी सी, अगर तीनों का निकालना है तो ए बी सी। कब प्लस यूज होगा, कब इंटू यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी मैं तुम्हें आगे वाले क्लास में बताऊंगा। एक क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 6 ब्लैक एंड 10 व्हाइट बॉल्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में 6 ठो ब्लैक और 10 ठो व्हाइट बॉल है। If 3 balls are drawn one after another at random without replacement, find the probability that all the 3 are white. मुझे बताओ, फर्स्ट बॉल निकालेंगे, सेकेंड बॉल निकालेंगे और थर्ड बॉल निकालेंगे। पहला बॉल निकालेंगे, टोटल बॉल्स कितना है 16। पहला बॉल निकालेंगे, उसके व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। टोटल व्हाइट बॉल कितना है 10, टोटल कितना में से निकालेंगे 16 में से 10/16, ठीक है। फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी कितना है 10/16। सेकेंड का प्रोबेबिलिटी याद रखना, एक बॉक्स है जिसमें 16 ठो बॉल है, 6 ठो ब्लैक 10 ठो व्हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें 3 बॉल निकालना है एक के बाद एक। पहला बॉल निकाले, उसके व्हाइट कलर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। 10 ठो व्हाइट बॉल था तो 10 में से कोई एक आएगा। 16 टोटल बॉल था, 16 में से कोई एक आएगा, उसमें से 10 को मैं पॉसिबिलिटी आने का, तो आंसर कितना हो गया 10/16, पहला बॉल के आने का। दूसरे के व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी के लिए अब दूसरा में क्या हुआ, एक बॉल ऑलरेडी निकल चुका है, एक बॉल ऑलरेडी निकल चुका है और ये बॉल क्या है व्हाइट है, ठीक है। हमको तीनों व्हाइट चाहिए ना, तो पहला बॉल क्या है व्हाइट है। अगर पहला बॉल व्हाइट है तो अब बॉक्स में कितना बचा, 6 ठो ब्लैक और 9 ठो व्हाइट, क्योंकि पहला तो व्हाइट बॉल निकल गया ना। अब बचा कितना है 6 ठो ब्लैक और 9 ठो व्हाइट, टोटल कितना हो गया 15। तो सेकेंड वाले का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 9/15। क्यों, क्योंकि एक व्हाइट बॉल ऑलरेडी निकल गया है। तुम बोलोगे पहला वाला अगर ब्लैक था तो, पहला ब्लैक था तो बात ही खत्म हो गया ना, तुम्हें तो 3 ठो व्हाइट चाहिए था, तो तुम तो प्रोबेबिलिटी आगे निकाल ही नहीं पाओगे। तुम्हें तीनों व्हाइट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो तुम्हें लेना पड़ेगा कि पहला व्हाइट आया, दूसरा भी व्हाइट आया और तीसरा भी व्हाइट आया, ठीक है, क्योंकि हमें ऑल 3 व्हाइट का निकालना है, हमें ब्लैक से कोई मतलब नहीं है। तो पहले वाले के व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी है 10/16। तो पहला जब व्हाइट आ गया, अब सेकेंड बार में बॉक्स में कितना बॉल बचा, 6 ठो ब्लैक बॉल और 9 ठो व्हाइट बॉल, टोटल 15 बॉल बचा। तो सेकेंड बार का प्रोबेबिलिटी हो गया 9/15। वैसे ही तीसरी बार का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, बॉक्स में कितना बचा है 6 ठो ब्लैक और 8 ठो व्हाइट बचा है, टोटल हो गया 14, तो ये होगा 8/14। अब तीनों के एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला में व्हाइट आएगा, दूसरा में भी व्हाइट आएगा, तीसरा में भी व्हाइट आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा 10/16 इंटू 9/15 इंटू 8/14। बात समझ में आया। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3/14, सब कट जाएगा, 3/14 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया या नहीं आया, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि हमें तीनों का निकालना था, इसके होने के बाद ये होगा, इसके होने के बाद ये होगा, ठीक है, तीनों का निकालना था, तो इसीलिए तीनों को आपस में क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉक्स में कितने कार्ड्स होते हैं, एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी, अच्छा दो कार्ड निकालेंगे, फर्स्ट कार्ड और सेकंड कार्ड। Find the probability that one is an ace and the other is an knave. knave क्या होता है भाई,
अच्छा, ये कोई स्पेशल कार्ड होता है, जैसे देखो मुझे भी नहीं पता था, एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, सट्टाबाजी जो करते हैं, इसमें 13 का सेट होता है। इधर ये रेड कलर का होता है, ये भी रेड कलर का होता है, ये ब्लैक होता है और ये भी ब्लैक होता है। रेड में दो चीज होता है, एक हार्ट शेप होता है और एक पान पत्ते, ये त्रिकोण शेप होता है, जो भी इसको चिड़ी बोलते हैं। ये जो चिड़ी नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता, मैं ताश खेलता नहीं तो नहीं पता। ये पान पत्ते का शेप का होता है और ये हमारा चिड़ी का शेप का होता है। ठीक है, अब इसमें ये 4 कलर के 13 कार्ड्स होते हैं। इसमें 1 to 10 होता है, जे होता है, के होता है और क्यू होता है, जे क्यू के होता है। यहाँ पे भी 1 से 10 होता है, जे होता है, के होता है, क्यू होता है। यहाँ पे भी 1 से 10 होता है, जे होता है, के होता है, क्यू होता है। यहाँ पे भी 1 से 10 होता है, जे होता है, के होता है, क्यू होता है। तो ऑन एन एवरेज अगर, अच्छा ये 1 नहीं होता, इक्का होता है। ठीक है, पहला वाला ए होता है, इक्का होता है और उसके बाद 2 3 4 5 6 10 होता है, जे क्यू के, जे क्यू के, जे क्यू के, जे क्यू के होता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हर वैरायटी का कार्ड 4 होता है। कलर वाइज बात करूं तो रेड कलर का 26 होता है, ब्लैक कलर का 26 होता है। डिजाइन वाइज बात करूं तो हर डिजाइन का 13 होता है। नंबर वाइज बात करूं तो हर नंबर का 4 कार्ड होता है। ए 4 होता है, 2 4 3 4 10 तक 4, जे 4 के 4 क्यू 4। ठीक है, तो एस का मतलब इक्का, इक्का कितना होता है, 4 होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इक्का के आने का, ए आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा सर, 4/52। ठीक है, 4/52 हो जाएगा इक्का आने का प्रोबेबिलिटी। ये ना कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तुमको ऐसे अभी नहीं समझ में आएगा। एक काम करते हैं, ये तो चलो ठीक है, इजी है, फाइंड अ वन इज एन एस एंड अदर इज अ नेव। तो ये 4/52 और ये हम लोग ले सकते हैं ऐसा, लेकिन ये ना कॉम्बिनेशन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो 4/52 में ले तो लूँगा, लेकिन तुम्हें लगेगा कि ये यार कुछ बात नहीं बना यहाँ पर। इसमें ना एक कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना है ये क्वेश्चन करने के लिए, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो इक्का है, ये चारों इक्का सेम थोड़ी है, ये भी तो अलग अलग है ना। जे ये दिल वाला अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो वो भी तो प्रॉब्लम है। तो नॉर्मली भी चाहे तो हम कर सकते हैं एजम्पशन लेकर, एस आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/52। क्नेव मतलब इसमें से कोई एक कार्ड होता है, जे के क्यू में से, जे के क्यू में से एक क्नेव आने का, क्नेव मतलब मेरे हिसाब से जे को बोलते हैं शायद, नाइट को जे को बोलते हैं। तो जे आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगेन 4/52। तो दोनों के आने का प्रोबेबिलिटी 4/52 इंटू 4/52। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे बेटर तरीका है, हम कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन नेक्स्ट क्लास में, हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास या उसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो वहां पर ये क्वेश्चन मैं फिर से तुम्हें करवाऊंगा, वहां पर कॉम्बिनेशन से हम निकालेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से और आसान तरीके से हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का फर्दर टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।